हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग स्केल। आज का टॉपिक है रेस्ट वर्सेस ग्राफ क्यूएल। आज हम समझेंगे दोनों का क्या डिफरेंस है, आर्किटेक्चरल डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है, कहाँ कब किसको यूज करना होता है विद रियल कोड एग्जांपल्स। तो डिटेल में आज हम समझेंगे दोनों का डिफरेंस, दोनों के यूजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम रेस्ट की बात करें, रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एंड इट इज आर्किटेक्चर टू डिजाइन वेब एपीआईज यूजिंग एचटीटीपी मेथड्स। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसके थ्रू हम एपीआईज डिजाइन करते हैं, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एक्शंस के थ्रू। और अगर हम बात करें ग्राफ क्यूएल की, ग्राफ क्यूएल इट्स क्वेरी लैंग्वेज। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रन टाइम पे एपीआई से डेटा क्वेरी करने के लिए हम यूज करते हैं। और दोनों की डिटेल में समझने के लिए हम आगे चलते हैं। हम दोनों के डिफरेंसेस समझेंगे, दोनों के बेनिफिट्स समझेंगे और दोनों की डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर हम रेस्ट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इट्स जैसे कि मैंने बताया कि ये कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसके थ्रू हम एपीआईज को डिजाइन करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने लिस्ट डाउन किया है। जैसे हम बात करें स्टेटलेस, यानी ईच रिक्वेस्ट हैज ऑल इन्फो नीडेड, नो सर्वर सेशन। यानी जब भी कोई रेस्ट टाइप की एपीआई होती है या जो भी हम रेस्ट टाइप की एपीआई क्रिएट करते हैं, वो हर रिक्वेस्ट में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती है। कोई सर्वर साइड सेशन मेंटेन नहीं होता, हर रिक्वेस्ट ऑफ एक फ्रेश रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट होती है। सेकंड, अगर हम बात करें, रिसोर्स बेस्ड है, यानी यूआरएल रिप्रेजेंट नाउन लाइक गेट यूजर स्लैश यूजर स्लैश 123। मीन्स अगर हमें किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को गेट करना है तो उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि उसका टाइप क्या है, एपीआई का टाइप है गेट, और जो यूजर है और उसका यूजर का आईडी। इस तरह से हम जो डिटेल है वो फेच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें डेटा पोस्ट करना है तो पोस्ट ऑर्डर्स या पोस्ट यूजर सबमिट रिक्वेस्ट, इस तरह से हम यूआरएल डिजाइन करते हैं। एचटीटीपी वर्ब्स, रेस्ट एपीआईज में एचटीटीपी वर्ब्स होती हैं, जैसे गेट रीड के लिए, पोस्ट क्रिएट के लिए, पुट अपडेट के लिए, डिलीट रिमूव के लिए। यानी अगर हमें कोई डेटा गेट करना है तो गेट टाइप की एपीआई हम क्रिएट करते हैं, रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। अगर कोई डेटा सेव करना है तो पोस्ट टाइप की एपीआई क्रिएट करते हैं। अगर कोई डेटा अपडेट करना है तो पुट टाइप का हम मेथड यूज करते हैं। और अगर हमें कोई डेटा रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हम डिलीट टाइप का यूज करते हैं। मल्टीपल एंड पॉइंट्स, रेस्ट एपीआईज में हम हर चीज के लिए मल्टीपल एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हैं और अलग अलग यूआरएल्स बनाते हैं। लाइक अगर हमें किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गेट का एक एंड पॉइंट बनेगा। अगर यूजर को डिलीट करना है या कैंडिडेट को डिलीट करना है तो उसका एक एंड पॉइंट अलग बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यूआरएल स्लैश यूजर, यानी यूजर की इन्फॉर्मेशन के लिए यूआरएल बेस यूआरएल स्लैश यूजर है। ऐसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के यूआरएल स्लैश प्रोडक्ट है। ऐसे ही प्राइस की इन्फॉर्मेशन के लिए यूआरएल स्लैश प्राइस होगा। इस तरह से अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग एंड पॉइंट्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, सेपरेट सेपरेट। यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है, कंसिस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट अक्रॉस ऑल एंड पॉइंट्स, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। कैसेबल होता है, रिस्पॉन्स कैन बी कैसेड एट क्लाइंट और सीडीएन लेयर, यानी रेस्ट एपीआई को हम कैसे के थ्रू कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एंड पॉइंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिक्वेस्ट, अगर सिमिलर टाइप की रिक्वेस्ट हमें बार बार आ रही है तो उसको कैसे के थ्रू हम कैसे से सर्व कर सकते हैं, बार बार हमें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कैसेबल प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। अगर हम ग्राफ क्यूएल की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया ये क्वेरी लैंग्वेज है फॉर एपीआईज। मींस एक एपीआई से हम जब डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो रेस्ट की एपीआई प्रीफिक्स होती है, उसका जो डेटा या रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है वो प्रीफिक्स होता है। जो उसका फिक्स कर दिया वही डेटा वो हमेशा देगी, या उसका जो मॉडल होता है आउटपुट होता है वो फिक्स होता है। ग्राफ क्यूएल में ऐसा नहीं होता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायनेमिक क्वेरी कर सकते हैं। यानी अगर जैसे एक एपीआई हमने बनाई हुई है, सिंगल एंड पॉइंट हमने शो कर दिया कि प्रोडक्ट एक हमने शो कर दिया, प्रोडक्ट एक एंड पॉइंट शो कर दिया, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रन टाइम पे हम मंगा सकते हैं एक ही एंड पॉइंट से। जैसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट के रिव्यू, वो सब एक से ही हम मंगा सकते हैं। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने लिस्ट डाउन किया है। जैसे सिंगल एंड पॉइंट मैंने बताया, ग्राफ क्यूएल में सिंगल एंड पॉइंट हम क्रिएट करते हैं और उसी में जो क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेरी करता रहता है। तो GraphQL हैंडल ऑल क्वेरीज, म्यूटेशंस और सब्सक्रिप्शंस। तो जब एक एंड पॉइंट पे
जो भी रिक्वायरमेंट उसको होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्लाइंट उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेरी, जो म्यूटेशन क्वेरी है वो भेजता है, और वो सिंगल एंड पॉइंट ही उसको डेटा सर्व कर देता है, अलग अलग एंड पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं होती। आस्क व्हाट यू नीड, सेकेंड प्रॉपर्टी है आस्क व्हाट यू नीड, यानी क्लाइंट स्पेसिफाई करता है कि उसको कौन कौन से फील्ड का डेटा चाहिए, कौन कौन सा डेटा चाहिए। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट की एपीआई दे रखी है, तो अगर क्लाइंट को सिर्फ प्रोडक्ट का आईडी और प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो वो क्वेरी में हमें वही भेजेगा कि प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम चाहिए, और प्लस उसे प्राइस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो वो प्लस उसमें क्वेरी में ही प्राइस की इन्फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट देगा, और वही सिंगल एंड पॉइंट उसको सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर एक दूसरा क्लाइंट है जिसको प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लस प्राइस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, प्लस उससे रिलेटेड रिव्यूज भी चाहिए, तो उसी एंड पॉइंट को वो अपनी रिक्वायरमेंट में या अपनी क्वेरी में ये सारे फील्ड्स मेंशन करके भेजेगा, वही एंड पॉइंट उसको डिफरेंट डेटा देगा और इसको डिफरेंट डेटा देगा। तो इस तरह से एक सिंगल एंड पॉइंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सर्व करता है। स्ट्रांगली टाइप स्कीमा डिफाइन एवरी टाइप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, यानी इसका जो स्कीमा होता है वो स्ट्रांगली टाइप्ड होता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्व करता है। और इंट्रोस्पेक्टिव होता है, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड होता है, क्लाइंट कैन बी क्वेरी द स्कीमा इटसेल्फ, यानी जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट स्कीमा के अकॉर्डिंग अपनी क्वेरी कर सकता है, जो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना वो अपनी क्वेरी में रिक्वेस्ट करेगा और उतना ही डेटा उसको मिल जाएगा। रियल टाइम होता है, सब्सक्रिप्शन बिल्ड इन फॉर लाइव डेटा, तो ये जो इसका सब्सक्रिप्शन होता है ये रियल टाइम होता है, और ये क्वेरी के बेसिस पे या रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रियल टाइम पे डेटा प्रोवाइड करता है। वन राउंड ट्रिप होती है, पैच यूजर प्लस पोस्ट प्लस कमेंट्स इन अ सिंगल रिक्वेस्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर हम रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर फॉलो करते, तो यूजर की इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग एपीआई होती, पोस्ट के लिए एक अलग एपीआई होती, कमेंट के लिए एक अलग एपीआई होती, हमें 3 रिक्वेस्ट करनी पड़ती, और तीनों स्टेटलेस होती हैं और अलग अलग होती। बट ग्राफ क्यूएल में ऐसा नहीं होता है, ग्राफ क्यूएल में हम तीनों इन्फॉर्मेशन को एक ही एंड पॉइंट से क्वेरी कर सकते हैं और तीनों इन्फॉर्मेशन हमें एक ही रिस्पॉन्स में मिल जाएगी। तो वहीं पे अगर हमें सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए कहीं पे, तो हम 2 इन्फॉर्मेशन यूजर और पोस्ट की इन्फॉर्मेशन भी उसी एंड पॉइंट, सिंगल एंड पॉइंट से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगा सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। आगे चल के हम दोनों का डिफरेंस समझेंगे और दोनों का कोड स्ट्रक्चर भी समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप कोड कंपैरिजन हम देख लेते हैं। तो जैसे गेटिंग अ यूजर प्लस देयर पोस्ट प्लस देयर फॉलोअर काउंट, हमारा रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को चाहिए यूजर्स की इन्फॉर्मेशन, उसके पोस्ट की इन्फॉर्मेशन और उसके फॉलोअर्स का काउंट। अब हम दो, हमारे पास अप्रोच है, एक रेस्ट अप्रोच है, एक ग्राफ क्यूएल अप्रोच है, दोनों में देखते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है अगर क्लाइंट की, तो क्या हमें करना पड़ेगा। अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में 3 सेपरेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट होंगी। जैसे एक गेट रिक्वेस्ट होगी यूजर के लिए, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश 123, यानी 123 यूजर की आईडी है, तो ये यूजर की इन्फॉर्मेशन देगा पहली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दूसरी गेट रिक्वेस्ट होगी यूजर स्लैश 123 स्लैश पोस्ट, यानी उस यूजर के पोस्ट जो भी हैं, पहली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसकी यूजर की इन्फॉर्मेशन, दूसरे पे उसकी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन। तीसरी एक और रिक्वेस्ट होगी एपीआई स्लैश यूजर स्लैश 123 स्लैश फॉलोअर, जो उसकी फॉलोअर्स की इन्फॉर्मेशन देगी। यानी रेस्ट अप्रोच में 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 3 सेपरेट सेपरेट रिक्वेस्ट होंगी और 3 एपीआई उसको सर्व करेंगी। रिस्पॉन्स जो है 1 हैज ऑल 30 फील्ड, यानी अगर यूजर का जो पहला यूजर एपीआई है अगर उसमें 30 फील्ड है, तो वो सारे के सारे फील्ड्स को रिटर्न करेगा। वो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, उसको जितने फील्ड उसमें प्री डिफाइंड है वो सारे के सारे रिटर्न कर देगा। बट वी ओनली नीड नेम एंड ईमेल, यानी यहाँ पे अगर हमें यूजर का सिर्फ नेम एंड ईमेल चाहिए था, बट अगर एचटीटीपी अप्रोच है और उसमें 30 फील्ड एपीआई में है, तो वो 30 के 30 फील्ड्स को रिटर्न करेगा। वो नेम और ईमेल के सिर्फ 2 फील्ड के बेसिस पे हम 2 फील्ड का डेटा नहीं मंगा सकते। तो ये ओवर फैचिंग होती है, नेटवर्क बैंडविड्थ को भी कंज्यूम करता है। ऐसी रिक्वायरमेंट जहां होती है वहां पे ये ओवर डेटा या ओवर फैचिंग हो जाती है रेस्ट के केस में। सपोज हमें एक यूजर का सिर्फ नेम एंड ईमेल आईडी चाहिए था, उसकी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और फॉलोअर की चाहिए थी, बट क्योंकि हमारी रेस्ट अप्रोच है और यूजर की एपीआई में 30 फील्ड्स हैं, उसका नेम, यूजर आईडी और उसका एड्रेस, उसका जो भी एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेशन है, उसको मिला के 30 फील्ड्स हैं, तो ये सारा का सारा डेटा देगा, चाहे आपको 2 फील्ड चाहिए या 3 चाहिए। तो ये ओवर फैचिंग कैटेगरी में लाई करता है। अगर हम ग्राफ क्यूएल की बात करें तो एक रिक्वेस्ट होगी इसमें, एग्जैक्ट वही डेटा जो आपको चाहिए वो एक ही रिक्वेस्ट में मिल जाएगा। सपोज जैसे इसकी जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी यूजर
यूजर की आईडी 123 है और उसका नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, उसका पोस्ट चाहिए, पोस्ट में भी सिर्फ टाइटल और क्रिएटेड एड चाहिए और फॉलोअर काउंट चाहिए। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी। बट रेस्ट के केस में हमें 3 एपीआई कॉल करनी पड़ रही थी और तीनों का सारा डेटा हमें मिल रहा था और फिर उसको हमें हैंडल करना पड़ रहा था। लेकिन ग्राफ क्यूएल की में ये हमें कन्वीनियंट रहता है कि हम जितना हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्वेरी में डाल के भेजते हैं कि हमें ये फील्ड चाहिए। वो उतने ही फील्ड्स को रिटर्न करता है, वो हर बार सेम डेटा रिटर्न नहीं करता। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो क्वेरी में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वही डेटा आपको देता है। तो इस ग्राफ क्यूएल के थ्रू हम एक ही रिक्वेस्ट में 3 रिक्वेस्ट की कंपैरिजन में एक रिक्वेस्ट होगी और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वही होगी। तो नेटवर्क भी कम कंज्यूम होगा, फास्ट होगा और डायनेमिक होगा। अगर हम इसे कंपैरिजन की बात करें तो 67% लेस डेटा ट्रांसफर होता है ग्राफ क्यूएल में रेस्ट की कंपैरिजन में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि 67% लेस डेटा ट्रांसफर होता है एक रिक्वेस्ट में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है हमें डेटा के लिए रेस्ट की फॉर्म में, और ग्राफ क्यूएल में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हो रही है। तो एक रिक्वेस्ट ग्राफ क्यूएल के लिए काम कर सकती है और 3 करनी पड़ रही है हमको रेस्ट के लिए। तो ये भी एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नो वेस्टेड बैंडविथ, यानी हमारी जो नेटवर्क बैंडविथ है वो भी वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड डेटा ट्रांसफर होता है जितना रिक्वायर्ड होता है। ओवर फैचिंग या ओवर डेटा ट्रांसफर नहीं होता। तो एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम प्रोस एंड कॉन्स की कंपैरिजन करें रेस्ट और ग्राफक्यूएल की, तो वो इस तरह से हैं। रेस्ट की अगर हम प्रॉन्स की बात करें तो सिंपल एंड वाइडली अंडरस्टूड है। यानी ये बहुत ही अभी पॉपुलर है, ये लोग यूज करते हैं, आसानी से समझते हैं। तो ये इसका प्रॉन्स है कि ये सिंपल है और वाइडली अंडरस्टूड है। नेटिव एचटीटीपी कैसिंग है, इसमें कैसिंग की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि सिंगल सिंगल एंड पॉइंट होते हैं, फिक्स डेटा फॉर्मेट होता है, तो ये फैसिलिटी यहाँ होती है। तो हम कैसिंग इस पे यूज कर सकते हैं। ईजियर टू टेस्ट विद कर्ल और पोस्टमैन, यानी जो हमारी रेस्ट एपीआईज होती हैं उनको बहुत इजीली हम पोस्टमैन के थ्रू सिंपल वे में टेस्ट कर सकते हैं। ये भी इसका प्रॉन्स है। बेटर सीडीएन सपोर्ट है, ये भी इसका प्रॉन्स कैटेगरी में आता है। और स्टैंडर्ड एचटीटीपी एरर कोड्स हैं इसके। एचटीटीपी एरर कोड्स बहुत सारे होते हैं। अगर हम रेस्ट की बात करें तो एक हमने लास्ट वीडियो बनाया है इसके लिए भी, एचटीटीपी कोड्स को इन डिटेल में हमने डिस्क्राइब किया है। तो उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए, हर चीज के लिए एक अलग डिफरेंट कोड होता है, उनको बहुत ही डिटेल में हमने डिस्क्राइब किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेस टूलिंग रिक्वेस्ट है, तो ये जो है लेस टूलिंग रिक्वायर्ड, तो ये भी इसका प्रॉन्स की कैटेगरी में आता है। इसके लिए बहुत ही कम टूलिंग की जरूरत होती है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो ओवर फैचिंग और अंडर फैचिंग होती है। जैसे मैंने बताया कि इसका रिस्पॉन्स फिक्स होता है, तो या तो ओवर फैचिंग होगी या अंडर फैचिंग होगी। अगर हमें 2 फील्ड चाहिए और एपीआई का रिस्पॉन्स ऑलरेडी 30 फील्ड रिटर्न कर रहा है, तो हमें वो 28 एक्स्ट्रा फील्ड वापस रिस्पॉन्स में मिलेंगे, तो ये ओवर फैचिंग है। और कहीं पे हमें 5 फील्ड चाहिए बट उस एपीआई में सिर्फ 4 ही फील्ड अवेलेबल है, वो फिक्स है, तो एक फील्ड हमारा नहीं मिलेगा उसमें, वो अंडर फैचिंग। इस तरह से इसमें हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है ओवर फैचिंग और अंडर फैचिंग की। मल्टीपल राउंड ट्रिप्स फॉर रिलेटेड डेटा, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसके फॉलोअर्स का काउंट चाहिए था और उसके कमेंट चाहिए थे, तो उसके लिए 3 हमें राउंड ट्रिप्स करनी पड़े थे, यानी 3 रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। तो ये उसका कॉन्स कैटेगरी में आता है। नो टाइप सेफ स्कीमा बाय डिफॉल्ट, यानी यहाँ पे जो स्कीमा होता है वो टाइप सेफ नहीं होता है, तो ये भी इसकी जो कॉन्स है उस कैटेगरी में आता है। वर्जनिंग पेन, यानी हमें डिफरेंट डिफरेंट जो एपीआईज हैं उनकी वर्जनिंग मेंटेन करनी पड़ती है। जो भी चेंजेस के साथ हम नया वर्जन क्रिएट करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एपीआई बनाई उसमें हमने कुछ फिक्स रिस्पॉन्स रखा, फिर से रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हम नया वर्जन बनाते हैं ताकि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी को सपोर्ट कर सके, तो उसमें वर्जन 2 बनता है। तो इस तरह के वर्जन्स बनते रहते हैं। बट ग्राफ क्यूएल की केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डायनेमिक क्वेरी है, कोई फिक्स क्वेरी नहीं है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती। नो सब्सक्रिप्शन बिल्ड इन, यानी यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स सब्सक्रिप्शन या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हर रिक्वेस्ट स्टेटलेस होती है, फ्रेश रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट होती है। डॉक्यूमेंटेशन ड्रिफ्ट, डॉक्यूमेंटेशन इसका काफ़ी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमें वर्जनिंग और मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसके अलग 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 डॉक्यूमेंटेशन और उसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम ग्राफ क्यूएल की बात करें, उसके प्रॉन्स की बात करें, आस्क फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ग्राफ क्यूएल का फंडा ही ये है कि आपको जो चाहिए आप मुझे बताओ, मैं उतना ही डेटा आपको दूंगा। यानी आप क्वेरी में, रिक्वेस्ट में आप बताते हो कि मुझे ये डेटा चाहिए। जैसे हमें लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, यूजर का नेम एंड ईमेल आईडी चाहिए था, और उसका जो कमेंट था उसका कमेंट और
कब उसने कमेंट किया वो डिटेल चाहिए थी, और उसके फॉलोअर का काउंट। तो एक ही रिक्वेस्ट में उसने लिमिटेड ये 5 फील्ड्स का डेटा उसको रिटर्न कर दिया था। तो इसमें ये फायदा रहता है कि ओवर फैचिंग और अंडर फैचिंग नहीं होती। सिंगल एंड पॉइंट फॉर ऑल ऑप्स, यानी एक ही एंड पॉइंट सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट कर देता है। क्वेरी के बेसिस पे वो रिस्पॉन्स चेंज होता रहता है। जब आपको यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्वेरी में यूजर की इन्फॉर्मेशन मांगोगे। अगर आपको उसके कमेंट्स की चाहिए, उसके प्राय उसके एड्रेस की डिटेल चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वो डाल के भेजोगे तो वही सिंगल एंड पॉइंट उसको भी सर्व कर देगा। तो डायनेमिक क्वेरी रहती है, डायनेमिक रिस्पॉन्स रहता है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्ट्रांगली टाइप स्कीमा, इसका स्कीमा स्ट्रांगली टाइप होता है, तो डेटा बहुत ही सिक्योर वे में ट्रांसफर हो जाता है। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, क्योंकि ये सेल्फ डॉक्यूमेंटेड होता है। हर फील्ड की डिटेल में इंफॉर्मेशन रहती है, तो यूजर वहां से जाके देख सकता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या इसका डेटा टाइप है, और इसके और चाइल्ड क्या है, पेरेंट क्या है, वो सब कुछ वहां पे दिखता है। रियल टाइम सब्सक्रिप्शन होता है, यानी रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने बताया, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, पहले से प्री डिफाइंड कुछ नहीं होता। आप क्वेरी करोगे, जो क्वेरी में भेजोगे वही आपको वापस रिस्पॉन्स में मिलेगा। ग्रेट फॉर मोबाइल, यानी ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा एक रोल परफॉर्म करता है ग्राफक्यूएल। तो ये बहुत बेनिफिट है मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल्स के लिए। इसके भी कुछ कॉन्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसिंग है, इसका कैसिंग आसान नहीं होता, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो डायनेमिक होता है, तो इसको कैसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। यूआरएल बेस्ड हम उसको कैसिंग नहीं कर सकते। N+1 क्वेरी प्रॉब्लम विदाउट डेटा लोडर, इसमें N+1 क्वेरी प्रॉब्लम रहती है अगर हम डेटा लोडर यूज नहीं करते, ये भी इसका बहुत बड़ा कॉन्स है। और स्टीप लर्निंग कर्व, यानी इसके लिए ग्राफ क्यूएल में क्वेरी करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाके लर्न करना पड़ता है। इसके रिसोर्स भी लिमिटेड अवेलेबल हैं, अभी इतना पॉपुलर नहीं है ज़्यादा, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है डेवलपर्स के लिए। फाइल अपलोड ऑकवर्ड, फाइल अपलोड के केस में ये थोड़ा इश्यू करता है, क्योंकि उस केसेस में, इस तरह के केसेस में रेस्ट जो अप्रोच होती है वो बेनिफिट देती है। ओवर इंजीनियरिंग फॉर सिंपल एपीआई, अगर आपको कहीं सिंपल एपीआई क्रिएट करनी है और वहां पे भी आप ग्राफ क्यूएल यूज कर लेते हैं, तो वहां पे जो काम रेस्ट से बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा ओवर इंजीनियरिंग आपको फील होगी ग्राफक्यूएल के केस में। तो ये हमको डिसाइड करना होता है कहाँ हम ग्राफक्यूएल के साथ जा सकते हैं और कहाँ हम रेस्ट के साथ जा सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। हार्ड टू थ्रोटल और रेट लिमिट, इस पे रेट लिमिटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। रेस्ट की आर्किटेक्चर के केस में हम वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो दोनों के प्रॉस और कॉन्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों को हमें कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में एक डेटा तैयार किया है। तो अगर हम रेस्ट की बात करें, रेस्ट को हम कब कब यूज कर सकते हैं। पब्लिक एपीआई कंज्यूम बाय अननोन क्लाइंट, वहां ऐसे केसेस में हम रेस्ट के साथ जा सकते हैं जहां पे हमें कोई पब्लिक एपीआई क्रिएट करनी है और अननोन क्लाइंट्स उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे अगर हमें कोई पब्लिक डेटा के लिए एपीआई क्रिएट करके पब्लिकली एक्सपोज करनी है, वहां उस केसेस में रेस्ट बेस्ट रहता है। सिंपल CRUD ऑपरेशंस के लिए भी रेस्ट बेस्ट रहता है। जैसे सिंपल इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोई पेज है या ऑपरेशन करना है, उसके लिए भी रेस्ट अप्रोच सबसे बेस्ट रहती है, वो हम यूज कर सकते हैं। हैवी सीडीएन एचटीटीपी कैसिंग नीडेड, जहां पे कैसिंग नीडेड है, जहां पे हमें फास्ट रिस्पॉन्स देना है, कैसे यूज करना है, वहां पे ऐसे केसेस में रेस्ट जो अप्रोच होती है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये कैसिंग को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। सीडीएन और एचटीटीपी कैसिंग जहां पे जरूरत होती है वहां पे हम रेस्ट के साथ जा सकते हैं। टीम न्यू टू एपीआई डिजाइन, अगर कोई नई टीम डेवलपमेंट शुरू कर रही है और एपीआई डिजाइन के लिए वो नए हैं, उनको ज़्यादा एपीआई के बारे में नॉलेज नहीं है, तो रेस्ट के साथ वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती ग्राफक्यूएल के कंपैरिजन में। तो ये वहाँ उस केसेस में हम रेस्ट के साथ जा सकते हैं। फाइल अपलोड डाउनलोड हैवी सर्विसेज, जहाँ पे अपलोड और डाउनलोड से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, हैवी ऑपरेशंस होते हैं, उस केसेस में रेस्ट सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है, वहां पे हम रेस्ट के साथ जा सकते हैं। माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस इंटरनल कॉल्स, जहां पे हमने मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज क्रिएट किए हुए हैं और वो इंटरनली एक दूसरे को कॉल करते हैं, वहां ऐसे केसेस में भी रेस्ट एपीआई हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे एक ऑर्डर का माइक्रो सर्विस है, एक यूजर का माइक्रो सर्विस है, दोनों इंटरनली आपस में ही कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऐसे केसेस में हम रेस्ट के अप्रोच के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर हम ग्राफक्यूएल की बात करें, उसको कब हम यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप दैट नीड मिनिमल डेटा ट्रांसफर, अगर कहीं पे हम मोबाइल ऐप कोई क्रिएट कर रहे हैं और जहाँ पे डेटा बहुत लिमिटेड और फास्ट ट्रांसफर करना है, वहां पे हम ग्राफक्यूएल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल
उनकी मेमोरी और उनका जो बैंडविथ होता है और उनका जो डेटा कैपेसिटी होता है वो थोड़ा कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में कम होता है। तो ऐसी एप्स जहाँ पे हमें फास्ट डेटा ट्रांसफर करना है या मेमोरी बहुत मैनेज करके चलनी है, बैंडविथ नेटवर्क की मैनेज करके चलनी है, उस केसेस में हम GraphQL के साथ जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डोमेन विद मैनी रिलेटेड एंट्रीज, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है, जहाँ पे एक मेन डोमेन मेन एंटिटी के रिलेटेड मल्टीपल एंट्रीज है। जैसे एक पेशेंट हो गया, अगर पेशेंट की बात करें तो पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, पेशेंट की टेस्ट की रिपोर्ट है, पेशेंट की मेडिसिन है, पेशेंट के रूम से रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड है, एक पेशेंट की बहुत सारी रिलेटेड एंट्रीज हैं, इस तरह का डेटा है। और हमें कभी कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, ऐसे केसेस अगर कॉम्प्लेक्स डोमेन केसेस होते हैं वहां पे हम GraphQL के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रन टाइम पे हम क्वेरी चेंज करके एक ही एंड पॉइंट से मल्टीपल अपने पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। मल्टीपल फ्रंट एंड नीडेड डिफरेंट डेटा शेप्स, यानी जहाँ पे एक ही डेटा है और मल्टीपल एंड पॉइंट्स, मल्टीपल फ्रंट एंड है, जैसे मोबाइल है, फ्रंट एंड है, वेब एप्लीकेशन है, या कोई थर्ड पार्टी हमने पब्लिक एक्सपोज किया हुआ है, अलग अलग लोगों को सर्व करना है, बट हम मल्टीपल एंड पॉइंट नहीं बनाना चाहते, तो वहां पे हम एक सिंगल एंड पॉइंट GraphQL के थ्रू एक्सपोज कर देंगे और जिसको जो चाहिए वो अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग क्वेरी कर सकता है और वही सिंगल एंड पॉइंट सबको सर्व कर देगा। रियल टाइम फीचर जैसे चैट, नोटिफिकेशन, फीड, अगर ऐसे कोई भी फीचर हम अपनी एप्लीकेशन में डाल रहे हैं तो वहां पे GraphQL सबसे बेस्ट रहता है। वहां पे रेस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, वहां GraphQL यूज करना चाहिए। रैपिड फ्रंट एंड इटरेशन विदाउट बैकएंड चेंजेस, तो जहां पे हमारा फ्रंट एंड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और हम बैकएंड सर्विस को या बैकएंड हमारा जो इंफ्रा है उसको चेंज करना नहीं चाहते, वहां पे हम GraphQL के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एंड पॉइंट है वो फिक्स है और वो डायनेमिक है। अगर फ्रंट एंड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, सपोज अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि यूज़र का नेम और ईमेल आईडी दिखना चाहिए, हमने GraphQL क्वेरी किया, नेम और ईमेल आईडी दे दिया, वहीं पे अब कल को रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं मोबाइल नंबर और एड्रेस भी दिखना चाहिए, तो अगर हमारा रेस्ट एपीआई होता तो हमें वो एपीआई मॉडिफाई करना पड़ता। बट क्योंकि हमारा GraphQL के साथ हम जाए गए हुए हैं तो हम उसी क्वेरी को मॉडिफाई कर देंगे फ्रंट एंड से ही, इसमें 2 फील्ड और ऐड कर दो और हमारा जो GraphQL सिंगल एंड पॉइंट है उन दोनों डेटा को भी उस सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो सिर्फ फ्रंट एंड पे चेंजेस होंगे, बैक एंड पे चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ फ्रंट एंड पे बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं तो वहां पे हम GraphQL के साथ जाते हैं ताकि बैकएंड को हमें ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। डेवलपर पोर्टल, पब्लिक ग्राफ, गिटहब, शॉपिफाई, इस तरह के जितने भी हमारे एनवायरनमेंट है, जितने भी आप पोर्टल्स देखते हो वहाँ पे मोस्टली GraphQL यूज होता है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा कंपैरिजन है कहाँ हम रेस्ट के साथ जा सकते हैं, कहाँ GraphQL के साथ जा सकते हैं। तो ये डिटेल में अगर आपको समझना है और कोई डाउट है तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से की टेकअवेज की अगर हम बात करें तो हमने पूरा GraphQL और रेस्ट का कंपैरिजन अब तक समझा है और इसमें से जो की टेकअवेज हैं वो है रेस्ट यानी मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, रिसोर्स बेस्ड यूआरएल होता है, ग्रेट एचटीटीपी कैशिंग होती है, यूज फॉर पब्लिक और सिंपल एपीआईस। यानी रेस्ट का अगर हम ओवरव्यू देखें, मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाने होते हैं, इसमें रिसोर्स बेस्ड यूआरएल होता है, ग्रेट एचटीटीपी कैशिंग सपोर्ट करता है और यूज फॉर पब्लिक और सिंपल एपीआईस। GraphQL की बात करें, सिंगल एंड पॉइंट होता है, आस्क एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, जो आपको चाहिए ये उसी के बेसिस पे आपको सर्व करता है। यूज फॉर कॉम्प्लेक्स डोमेन एंड मोबाइल ऐप्स, यानी कॉम्प्लेक्स डोमेन जहां होते हैं और मोबाइल ऐप्स के लिए जहां हमें एपीआईस क्रिएट करनी पड़ती है वहां पे हम GraphQL के साथ जा सकते हैं। GraphQL eliminate over underfetching problem, मैसिव विन फॉर मोबाइल बैंडविथ। जैसे कि हमने बताया कि इसमें बहुत लिमिटेड और रिक्वायर्ड डेटा ट्रांसफर होता है जो क्लाइंट को चाहिए होता है, तो ये ओवर और अंडर फैचिंग प्रॉब्लम को फिक्स करता है और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है मोबाइल बैंडविथ के केसेस में जहां पे मोबाइल ऐप्स हम क्रिएट कर रहे होते हैं। GraphQL N+1 प्रॉब्लम इज रियल, ऑलवेज इंप्लीमेंट डेटा लोडर फॉर बैच क्वेरीज। तो GraphQL में ये N+1 प्रॉब्लम हमेशा रहता है, आता है, तो इसके लिए हमेशा डेटा लोडर को बैच क्वेरीज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए। रेस्ट विंस ओवर कैशिंग, रेस्ट हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है कैशिंग के साथ, सीडीएन एंड सिंप्लिसिटी, और सिंप्लिसिटी रेस्ट की जो है वो जहाँ पे हमें सिंपल एपीआईज की जरूरत पड़ती है वहाँ पे रेस्ट आगे निकल जाता है GraphQL से। GraphQL विंस ओवर ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन जो GraphQL है वो रेस्ट से आगे निकलता है फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन के मामले में। तो ये इसका एक बेसिक बहुत दोनों का कंपैरिजन हमने यहाँ पे रखा है।
Many companies use both REST versus public API, GraphQL for internal front end बैक एंड कम्युनिकेशन। जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो दोनों को यूज करती हैं रिक्वायरमेंट बेसिस पे, कुछ जगह पे REST यूज करती हैं, कुछ जगह पे GraphQL यूज करती हैं। तो ये बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। दोनों के प्रोस और कॉन्स आपको पता होने चाहिए, यूजेस आपको पता होने चाहिए। उसके हिसाब से आप बेस्ट जो होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, वो मेथड आप चूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कंपैरिजन है आपको डिटेल में समझ में आया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है रियल एग्जांपल्स के साथ। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए और सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।